अगर आप पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं या ले चुके हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, और अगर आपको जानना है कि कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए और मेरा एडवाइस क्या होगा आपके लिए। मैं 5th ईयर में हूँ, बिट्स में पीएचडी कर रही हूँ, और अगर आपको जानना है कि मेरा सजेशन या एडवाइस कह सकते हैं क्या होगा फर्स्ट ईयर्स के लिए, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि मैं कुछ जानकारी देने वाली हूँ जो आपको थोड़ी अटपटी लगे पहले, पर आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि अगर कोई पीएचडी में सीनियर लेवल पे है, 4th या 5th ईयर में है, तो प्लीज़ आप कमेंट करना और बताना कि मेरे सजेशंस कैसे लगे। ये वीडियो मैंने पहले शूट किया था पर वो म्यूट पे चला गया और मुझे पता भी नहीं चला। जब मैंने अपलोड किया ड्राइव पे और मैं एडिट के लिए सेंड करने वाली थी तब मुझे पता चला। तो एनीवेज मैं ये रीशूट कर रही हूँ, तो मेरा अवतार थोड़ा यही रहेगा। तो मैं जो बोलने वाली हूँ उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में। एक तो पीएचडी एडमिशन क्या है, मतलब प्रोसीजर, टेस्ट, इंटरव्यू जो है, और दूसरा है फेलोशिप कितनी रहेगी। और अमाउंट तो सबको पता है, शुरुआत में आपको 37,000 मिलते हैं। अगर आप यूजीसी या सीएसआईआर हो तो एचआरए एक्स्ट्रा मिलती है थोड़ी, डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टेट में हो। तो ये तो फेलोशिप मिलेगी। मैं जो बोलने वाली हूँ वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में बोलने वाली हूँ, पर्सनल फाइनेंस के बारे में बोलने वाली हूँ कि आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस रहेगा वो आपको, आपके माइंडसेट को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बैंक में पैसे रहेंगे और उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। मैं ये चाहती हूँ कि पहले तो आप नोट करें कि आपके इंस्टीट्यूट में एडवांस मिलता है कि नहीं। एडवांस मतलब अगर आपकी फेलोशिप जो भी सेंट्रल एजेंसी से है वो अगर डिले हो गई तो आपको इंस्टीट्यूट पैसा देता है, और जब आपकी एक्चुअल फेलोशिप आ जाती है तो आप रिम्बर्स, आप वो वापस कर देते हो इंस्टीट्यूट को। ये फैसिलिटी है कि नहीं। अगर आप इंस्टीट्यूट फंडिंग पे है, मतलब जहाँ आप काम कर रहे हो वो आपको पैसे देता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो यूजुअली टाइम पे आता है यूजुअली। तो ये दो बातें हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि क्रेडिट कार्ड्स साथ में रखना। क्रेडिट कार्ड को हमेशा बदनाम किया जाता है कि ओवर स्पेंड होता है और कुछ, पर अगर आपके खाते में पैसे ना हो तो क्रेडिट कार्ड्स काफ़ी काम आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, इट इज़ जस्ट दैट योर मनी इज़ गेटिंग डिलेड। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने पैसों का ध्यान रखें, ओवर स्पेंड मत कीजिए। अकोमोडेशन में सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा, और आप हॉस्टल में रहते हो कि बाहर पीजी में रहते हो या फ्लैट लेके रह रहे हो, शेयरिंग बेसिस पे रह रहे हो कि आप अकेले रह रहे हो, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे चॉइसेस करें शुरुआत में कि आपको समझ आया आप फाइनेंसेस कैसे डील करते हैं, और उसके बाद आपकी जैसी सैलरी आती है आप ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो। पर शुरुआत में जब तक आपको समझ में ना आए कि मतलब ये स्टाइपेंड का तरीका क्या है, ये कितनी डेट पे आता है, फर्स्ट को आता है या कुछ महीनों के बाद आता है, रेगुलरली आता है कि एकदम से 3-4 महीने बाद आता है, जब तक ये आपको ठीक तरह से पता नहीं हो तो ओवर स्पेंड बिल्कुल मत करना। ये एक टिप है जो मैं सारे रिसर्च स्कॉलर्स को देना चाहती हूँ। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि हम पीएचडी को हमेशा इतना सीरियसली ले लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी अगर बोले तो वी टेक इट सो सीरियसली दैट इट अफेक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इतना सीरियसली लेना ज़रूरी नहीं होता है। जस्ट कि आपका सुपरवाइज़र बोल रहा है कुछ या बोल रही है और कोई कॉलीग्स बोल रहे हैं और कुछ भी हो रहा है, तो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो उस चीज़ को। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप ज़रूर मेंटल हेल्थ के लिए शुरुआत से एक रूटीन बनाएं। आजकल क्या होता है कई सारे इंस्टीट्यूट्स में, और मैं तो इस हद तक चाहूँगी कि ऑलमोस्ट ऑल इंस्टीट्यूट्स इफ़ नॉट ऑल,
उसमें काउंसलर होता है, उसमें थेरेपिस्ट होता है और यूजुअली वो फ्री ऑफ चार्ज होता है स्टूडेंट्स के लिए, उस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसका पूरा फ़ायदा लें। अगर आप बिट्स में हो तो बिट्स में एम पावर करके कुछ है, मतलब एक सेल है जहां आप फ्री कंसल्टेशन ले सकते हो विद रिस्पेक्ट टू योर साइकोलॉजिकल वेलबींग। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ ले रहे हैं, क्योंकि रिसर्च में हमेशा ये चीज़ होती है कि एक बर्नआउट सा आने लगता है, कुछ मेंटल हेल्थ के इश्यूज आने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें रेगुलेट करने के लिए हमेशा फ्रेंड्स और फैमिली सपोर्ट काम आता है, ज़रूरी नहीं है। यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ सम थर्ड पर्सन, क्योंकि आसपास के लोग जो हैं वो आपको ऑलरेडी जानते हैं, तो एक मन में इम्प्रेशन या बायस ऑलरेडी बन चुका है। तो आप इसलिए बेटर होगा कि आप अननोन पर्सन के पास जाएं जो एक लॉजिकल कंक्लूजन देगा आपको आपके बारे में, जिसे कुछ भी बैकग्राउंड पता नहीं, आपके जस्ट सिचुएशन पे वो लॉजिकल कंक्लूजन देगा। इन रिसर्च नो यूजुअली देयर इज नो बॉस, आई मीन देयर इज अ बॉस बट देयर इज नो हायरार्की। सो usually I can't tell you how many times I've got messages about toxicity in lab, toxic supervisor and all of the stuff. I just want to say that when you know that the space is unregulated, unauthorized kind of, because as a supervisor, your supervisor does not have any boss as far as PhD is concerned. He may have a boss for his own designation, right? So when such a situation is there, usually, okay, not always, but usually what happens is supervisors end up taking liberties with research scholars. Either sometimes they will give more work or they will ask you to do personal work, and this kind of stuff tends to happen. Not always, but many of the times with research scholars. And it is up to you to establish boundaries. So treat your supervisor as somebody who has to do with just the project that you are managing. Do not idolize or put somebody on a pedestal to the level that they start expecting nonsense or they start doing nonsense with you. Okay? Your supervisor is a person who is also going to get publications. When you get publication, it also adds to their credit. So it is not that the person is doing any favor on you or you are doing any favor on somebody else. Nothing of that sort. Both the sides, it is a win-win situation. Okay? So I want you to keep this in mind and keep things clear that if something does not align with what you want to do or what you have, it is essential that you speak out. I just want to say that keep your feet on the ground and head high so you understand these things and navigate these things accordingly. जैसे कि मैंने बोला कि टॉक्सिसिटी या अकाउंटेबिलिटी ना होना, किसी के पास अप्रोच करने ना जाना, ये प्रॉब्लम्स तो है ही, पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो भी आप सेम सुपरवाइजर के अंडर है उससे आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, पर कीप इट लिमिटेड टू वर्क। अपने पर्सनल ओपिनियंस और जो कुछ भी आपका है वो शेयर मत करना, नहीं तो वो यूजुअली क्या होता है कि ये चीज़ें आपको पता भी नहीं चलेगी कब हायरार्की या सुपरवाइज़र के पास चले जाएंगी। और मैंने एक्चुअली ऐसा होते हुए देखा है कि सुपरवाइज़र कुछ लोगों को बोलते हैं कि इस पे नज़र रखना या ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं। हमेशा नहीं पर बहुत बार, और 99% टाइम तो होता ही है। तो ये आप ध्यान में रखना और ये आप रख के चलना कि ऐसा होता है, तो आप उस हिसाब से करना। आप डिपार्टमेंट के बाहर फ्रेंडशिप्स रख सकते हो, कॉलेज में फ्रेंडशिप रख सकते हो या इंस्टीट्यूट में। मैंने तो पहले साल से आई हैव केप्ट ऑल माई रिलेशनशिप्स ऑफ कैंपस। ओके, मतलब रिलेशनशिप्स मतलब फ्रेंडशिप्स की बात कर रही हूँ मैं। तो जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं वो आप ऑफ कैंपस रखिए और लैब या इसमें सिर्फ
काम की बातें हो और किसी चीज़ की बात ना हो, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप एग्जिस्टिंग सीनियर रिसर्च स्कॉलर हो तो मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करके बताना, मतलब मैं सही कह रही हूँ या क्या कह रही हूँ, मुझे कमेंट में बताना। क्योंकि मैं जब ऐसे सजेशंस या एडवाइस देती हूँ तो कहीं ना कहीं मतलब लगता है कि नेगेटिविटी है, क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि दूसरे रिसर्च स्कॉलर्स भी कमेंट करके बताएं कि एक्चुअल में क्या है। जैसे कि मैंने बोला कि आपके खुद के मेंटल हेल्थ की केयर लेना, आपके खुद की बॉडी की केयर लेना, ये सब आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि रिसर्च स्कॉलर्स, पीएचडी एक ऐसा है कि मास्टर्स लेवल तक आपको कोई बोल देगा पर पीएचडी लेवल तक आपको कोई बोलने वाला भी नहीं है। तो बहुत से रिसर्च स्कॉलर्स क्या करते हैं, ये लेट गो करते हैं सेल्फ केयर, और बाद में पछताते हैं क्योंकि सब तरफ से मतलब एक तरह से अटैक्स स्टार्ट हो जाता है। आपको रिजल्ट नहीं आता है, कुछ कुछ चीज़ों में आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने सेल्फ केयर पे आई थिंक वीडियोस बनाए हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी रिसोर्सेस हैं, मैं उसमें डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाने वाली। अगले पॉइंट में मैं ये बिल्कुल बोलूँगी कि आप हर एक एक्सपेरिमेंट्स जो आपका डेली है, आपको अगर नहीं भी लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ है, तो उसको नोट करना, मतलब डेली आपको नोट करना पड़ेगा। जो भी कुछ है आपको नोट करना पड़ेगा और इसी से आपको पता चलेगा। ये मेरा 5वां साल है पीएचडी का, और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स अगर मैंने नोट नहीं किए होते तो मतलब आज मैं पब्लिकेशन सबमिट भी नहीं कर पाती। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने एक्चुअली नोट नहीं करी है, और मुझे अब लग रहा है कि काश मैंने वो नोट किया होता तो वो डेटा मेरे पास होता। क्योंकि हमें लगता है कि हम सब कुछ याद कर लेंगे, पर एंड में जब पब्लिकेशन या सब कुछ ख़त्म करने की या सबमिट करने की तैयारी में हो, उस वक्त आपको पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपने नहीं करी हैं, वो करनी चाहिए। और अगर आपके पास इसका रिकॉर्ड होता तो आप डेफिनेटली ये देखते। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि आप शुरू से ही पब्लिकेशन के फ्रेमवर्क को ध्यान में रख के स्टार्ट कर रही है पीएचडी। दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आप किसी टॉपिक पे काम कर रहे हो ना, तो उस टॉपिक पे आप सालों लगा सकते हो काम करने के लिए। इसमें इतना रिजल्ट आएगा कि आपको भी मतलब इसमें मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अगर उस पे स्टडी करना स्टार्ट करो, पर आपके पास टाइम कितना है, 4 से 5 साल। शुरुआत में वो बहुत लगता है, पर ऐसे दिन निकल जाते हैं, ऐसे साल निकल जाते हैं। तो आप पब्लिकेशंस, जब लिटरेचर रिव्यू होगा, जब आप प्रपोजल की तैयारी कर रहे होगे, तब लिटरेचर रिव्यू तो करोगे। तो उस टाइम पेपर में क्या पूछा है, पब्लिकेशन में कौन सा डेटा चाहिए जो इनफ होगा, जो काफ़ी होगा आपको एक पब्लिकेशन देने के लिए। तो उस हिसाब से आप सोचना शुरू करिए और नोट करिए कि कौन सा डेटा चाहिए, और बस उसी पे काम करके उसके इर्द गिर्द एक पब्लिकेशन बना के सबमिट कर दें। क्योंकि आप कितना इसमें काम कर सकते हो इसकी कोई लिमिट नहीं है, पर आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो इसका ध्यान रहे। ये थे मेरे कुछ सजेशंस, और मैं चाहती हूँ कि आप भी कमेंट करना अगर आप पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हो या जस्ट इस साल ले चुके हो, और कमेंट करना इस वर्ड से पीएचडी। इससे मुझे पता चलेगा कितनी ऑडियंस इस टाइम तक आ गई है, और दूसरी बात मुझे ये भी पता चलेगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और वीडियोस ऐसे एडवाइस टाइप के। तो आप ज़रूर कमेंट करना इस वर्ड से, एंड अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो बता देना। अगर आप सीनियर रिसर्चर्स हो तो आपका एक्सपीरियंस इनवैल्यूएबल है, कमेंट में ज़रूर बताना, मैं कमेंट करूँगी। और अगर ऐसे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं एडवाइस टाइप, क्योंकि इस चैनल पे मैं स्कॉलरशिप टाइप वीडियोस बनाती हूँ, एडवाइस टाइप बनाती हूँ, पीएचडी एडमिशन टाइप बनाती हूँ, तो आपको एग्जैक्टली मेरा चैनल कैसे मिला और आपको कौन सा कंटेंट देखना पसंद है, ये सब बताना मुझे कमेंट में। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।